नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं हेमंत सर से बात करने के लिए। सर, मुझे एक बात करनी है जो आज आपसे। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक 272 सो कॉल्ड एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने एक राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि आप बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के आप उस पर जो है साख पे बट्टा लगा रहे हैं, आप उनको उससे सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की खास बात क्या थी कि वो चिट्ठी कुल 2.25 पेज की थी और जो उसमें जो नाम थे उन एमिनेंट पर्सनैलिटीज के वो 5 पेज में थे। तो वो खास करके वो बेसिकली क्या था कि वो सुबह वजन देने के लिए करीब 350 लोगों को जुटाया गया। उसका जो प्रील्यूड था वो ये था कि जैसे ही बिहार चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने तय किया कि हम लोग एक रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं संविधान बचाने के नाम पे और ये वोट चोरी रोकने के लिए। और वो शायद अब उसकी तारीख भी आ गई कि 14 दिसंबर को वो रैली होने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि उसमें इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी आएंगे ही आएंगे। इस सब की बेचैनी को लेकर के इन लोगों ने, तो उस पर काफी बात तो हो चुकी है। ये सारे लोग जो है वो आप देखेंगे तो चरण चुंबक या चरण भक्त लोग हैं। लेकिन क्या हुआ सर कि इसमें जो रेशियो था वो 16 रिटायर्ड जज थे, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, 14 रिटायर्ड एम्बेसडर्स और 133 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे। और कल से क्या किया कि चूंकि कांग्रेस इस समय थोड़ा एग्रेसिव है तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम के जरिए इन लोगों की जरा कुंडली निकाली। और सर कुंडली निकाली तो जरा आश्चर्य की बात यह है कि उसमें से जो लोग के ऊपर आरोप हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है, उन लोगों पर चारित्रिक आरोप भी हैं। एक से एक रिटायर्ड लोग हैं जो महिलाओं की गंदी तस्वीरों पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। इस टाइप के जो आरोप लग रहे हैं, ये शायद न लिखते तो इनकी इनकी असलियत छुपी रहती और ये भी कोई रिटायर्ड एम्बेसडर और भूतपूर्व आईएफएस आईएएस बने रहते। लेकिन इन्होंने तो चिट्ठी लिखवा के सर लिख के सर अपनी और भद पिटवा ली है इन्होंने। इस पे जरा हमें बताएं सर। गणेश भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि गए थे नमाज अदा करने और रोजे गले पड़ गए। तो ये एमिनेंट बेचारे बने रहते अगर ये मुंह ना खोलते और या किसी की स्क्रिप्ट पे दस्तक ना करते तो इनकी एमिनेंस की जो गलत फहमी थी वो शायद देश को बनी रहती। और जैसे ही इन्होंने ये जो बेसिकली तो ये लाभार्थी वर्ग है सारे का सारा, और सबकी सबकी लिस्ट दे दी है पूरी की पूरी कांग्रेस की आईटी सेल ने। और वो मैंने भेजी भी आपको स्क्रीनशॉट्स बाकायदा ताकि सनद रहे कि अच्छा गजब की बात यह है कि उनके लगातार जो भी कार्यक्रम रहे हैं पीछे उन सबको एक्सपोज किया जा रहा है पिछले 24 घंटे से, और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है गणेश भाई, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और उसमें गजब देखिएगा, न्यायमूर्ति है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी कुंडली निकल गई। बताइए, जो जिंदगी में 65 साल तक जो सर्विस में रहते हैं, जो उनका किया धरा था, जो ढका हुआ था, वो सारा एक्सपोज करके क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी के अतीत में लाभार्थी रहे हैं, ओआरएफ में रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं, जो बीजेपी की जो एडवोकेट सेल है उसमें भी रहे हैं, तमाम तरह की चीजें रही हैं इन सब की। लेकिन ये इस एक चिट्ठी पे सो कॉल्ड, पता नहीं बेचारों ने ड्राफ्ट पढ़ा भी का होगा कि नहीं पढ़ा होगा, कितनों को ड्राफ्ट भेजेंगे और कहां दस्तक है? हार्ड कॉपी तो कोई दस्तकों क्या ही नहीं, उस तरीके से एक लिस्ट आ गई थी वैसे। और बीजेपी तो आपको पता ही क्या करती है, दस्तक वस्तक करने की जरूरत है नहीं। जिस जिस सेल के पास जो जो नाम है, एक्स ब्यूरोक्रेट सेल है तो उनके नाम मंगवा लिए, फौजियों के नाम है तो वो मंगवा दिए, और सारे के सारे बेचारे वो, उन्होंने देखी चिट्ठी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके कार्यकाल में, उनके ग्लोरियस कैरियर रिवर्ट कॉमास में जो जो उनके कारनामे थे वो सारे के सारे एक्सपोज डे इन एंड डे आउट लगातार होते जा रहे। मसला क्या था गणेश भाई? एक छोटी सी बात थी कि भाई इस देश के चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे राहुल गांधी, तो वो अगर गलत कर रहे हैं तो चुनाव आयोग उनका जवाब दे दे। इलेक्शन कमीशन शुड क्लियर, ज्ञानेश गुप्ता शुड कम क्लियर। आप मुझे ये बताइए, जो ज्ञानेश गुप्ता के रक्षा में ये 272 जीव आए थे, मैं तो इनको अब जीव ही कहूंगा, ये बीजेपी के लाभार्थी वर्ग जो था, ये 272 जो आए थे बेसिकली, क्या इनको लगता था कि ज्ञानेश गुप्ता और पूरा चुनाव आयोग अपनी जो रक्षा करने में अक्षम है? या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि कोई आदमी उसके ऊपर आरोप लगा दे उस पर काम करते हुए संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को, और उसको हर आदमी उसको स्वीकार कर लेगा? कहीं ना कहीं तो पानी में गड़बड़ थी ना, पानी कहीं मर रहा था। एक चीज देखिए, आपने 272 की लिस्ट में आपने किसी चुनाव आयुक्त का नाम देखा? इस देश में तो भाई साहब कुरैशी साहब हैं, इसमें लवासा साहब हैं, इसमें रावत साहब हैं, जो डे इन एंड डे आउट मेरी तरह, आपकी तरह और 144 करोड़ भारतीयों की तरह जो भक्त नहीं, वो पूरे चुनाव आयोग के कारनामों पे सुबह से शाम तक बोलते हैं। और सबसे पहले जो इनके कारनामे थे, जीरो एड्रेस
और जो फेक आइडेंटिटीज, फेक एड्रेसेस, उन सब पैसों से ज्यादा कौन बोले? लवासा साहब बोले, कुरैशी साहब बोले, यही सब बोले। तो उनमें से किसी ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपको पता है ज्ञानेश गुप्ता खुद एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है केरला काडर में। उनके सर्विस के दौरान के तमाम कारनामे बाहर आ गए इस दौरान बीच में, कि बतौर ब्यूरोक्रेट भी वो उस तरह की चीजों में उनके ऊपर आरोप थे। चीफ जो अब आदर्श कुमार गोयल थे साहब, वो अपने दूसरे जज थे जो हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वाले, उनकी जिस इन कंपनी की वो जांच कर रहे थे, उस कंपनी से उनकी बेटी 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रही थी, बताइए। तो सवाल ये नहीं है गणेश भाई, सवाल कुछ और बड़ा है। सवाल केवल इतना है कि जो का मामला चुनाव आयोग का है, चुनाव वोट चोरी का है, इस देश का जो लोकतंत्र है उसके अगर मूल में कोई चीज है तो वो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। उस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदलने का एक पूरा कार्यक्रम जारी है। सुनील अरोड़ा, राजीव अग्रवाल, ज्ञानेश गुप्ता, और अभी आगे पता नहीं कौन कौन इसमें आए। सवाल केवल इतना है कि इस लिस्ट में जो लोग शामिल थे, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे राजदूत थे, डिप्लोमेट्स। इस देश की विदेश नीति का पिछले 11.5 साल में क्या हाल हुआ है डंके के नाम पर, इनमें से किसी ने तब जुबान खोली? कभी सुना आपने? इस देश की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल कर दिया गया है कि एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन, रिटायर्ड लोगों का सारा प्रधानमंत्री कार्यालय हो, जितने बड़े दफ्तर हैं उन सब के अंदर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। नए लोग क्यों काम करेंगे? कभी किसी ने मुंह खोला इनमें से? पुलिस वाले जो थे, उन्होंने कभी लैंड ऑर्डर पर कोई बात की? उनको सबको चुनाव की याद आ गई, ज्ञानेश गुप्ता के बचाव में आ सर गई। मुझे मुझे सर एक बात और पूछनी है आपसे। ये जो भी लोग हैं ये कभी ना कभी तो किसी पद पर रहे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ इनकी क्वालिफिकेशंस होंगी। क्या बेहतर नहीं होता या इनकी बात में ज्यादा दम नहीं होता अगर ये कहते कि ठीक है राहुल गांधी एक बातें कर रहे हैं, ये 10 बातों में से 9 बातें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बचकानी है, लेकिन एक बात है कि अगर कुछ भी आरोप लगा रहे हैं और इतने सारे सबूत ला रहे हैं और फोटो और वोटर रोल में इतनी गड़बड़ियां दिखा रहे हैं, तो उसको चुनाव आयोग की जांच कर देनी चाहिए और ये बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, या उनका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या अगर इस भाषा में लिखते कि चुनाव आयोग इसकी जांच करके जनता का डाउट क्लियर कर दे, इनको ये भी सलाह नहीं दी जा सकती थी? नहीं नहीं, रात भर तो वो, इनको तो बीजेपी की लाइन टॉक करनी है ना बेचारों को। इनको थोड़ी पता है कि क्या मामला है। इनको तो स्क्रिप्ट आएगा ब्रदर, आपको बीजेपी का सिस्टम समझना पड़ेगा। वहां कागज पढ़ना लिखना अलाउड नहीं है, वहां एक स्क्रिप्ट आती है। वो स्क्रिप्ट भी हो सकता है ज्ञानेश गुप्ता जी नहीं बना के दी हो, क्योंकि उनको बचाव में कोई नहीं आ रहा था। उनके जो अपने पूर्व कुलीग है, उन शुरू शुरू में आपको ध्यान है जब ये नए नए सीईसी बने थे, तो इन्होंने कुछ पूर्व चुनाव आयुक्तों से मिलने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की। तो उन सब एक स्टेज तक कोशिश की, उसके बाद वो भी कन्नी काट गए और ये भी चुपचाप छुप के बैठ गए। उसका कारण केवल इतना है कि इनको जो टास्क दिया गया है, इनको वो टास्क पूरा करना है, ना कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। शपथ संविधान की जरूर ली है इन्होंने। जब सीईसी बनता है व्यक्ति, ईसी बनता है, तो संविधान की शपथ लेता है वो, लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं। उसी संविधान को डे इन एंड डे आउट जिस तरीके से ये कर रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर, वो भूतों ने भविष्य नाम की चीज है। अब सवाल केवल ये कि इसमें जो दस्तक करने वाले जो रॉ के अधिकारी हैं, आपको ही देखे होंगे आपने, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, उन भले लोगों से कोई ये पूछे कि भाई साहब आप पुलवामा के समय में कहां थे, पहलगांव के समय में आप कहां थे, अभी दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आप कहां थे, श्रीनगर के थाने के अंदर इतने लोग मारे गए तब आप कहां थे? कोई इंटेलिजेंस कोई बोलता है? जिसका काम उसी को साजे। इनमें से जितने ये दस्तक लोकतंत्र के प्रहरी बन के आए हैं, क्या इन्होंने राहुल गांधी के किसी भी वाजिब सवाल पे, जो इस देश की असली चिंता है डेमोक्रेसी को बचाने की, क्या उस पर कभी मुंह खोला? कभी खोला हो तो बता दीजिए इतिहास के अंदर। और इस चक्कर में अब सबकी इनकी जन्म कुंडलियां खुल गई। सुप्रिया श्रीनेत ने, मतलब कोई बचा होगा शायद, नहीं तो सबकी कुंडली खोल करके और पब्लिक डोमेन में रख दी है। अब इनको भाजपा बचाने आ जाएगी, इनको ज्ञानेश गुप्ता बचाने आ जाएंगे। इनके जो भी एंटीसीडेंट्स थे, जो इन्होंने अपने कारनामे किए थे, चुप छुपा गए थे, रिटायर हो गए, पेंशन ले रहे हैं, मौज काट रहे हैं, सारी बात है। बीजेपी की सरकार में होते तो पेंशन भी नहीं मिल रही थी। ये इनका भला वक्त था कि ये कांग्रेस की सरकार में पुराने कर्मचारी हैं, तो कम से कम इनको पेंशन मिल रही है सारे, और खाए गाए लोग हैं। और अब भी इस चक्कर में है कि कोई दांव लग जाए तो फिर कोई लाभार्थी पद मिल जाए इधर उधर से, साइड से। सबसे बड़ी चिंता की बात ज्ञानेश भाई इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेट्स की तो ये रही है लगातार अपॉर्चुनिज्म। इसमें कोई, वो ब्यूरोक्रेट हमेशा राज के पूत रहते हैं, जिसका राज उसी के पूत, उसमें कोई समस्या नहीं। इसमें सबसे बड़ी बुराई जो है ना, जो एक्सपोज हुआ, दो चीजों का मुझे बड़ा दुख है। एक तो जो जुडिशरी के लोग जो इसके अंदर आए, नंबर एक। नंबर दो, जो सेना के अधिकारी बड़े लोग, सेना के अधिकारियों को, नंबर एक तो मैं ये नहीं कहता कि वो अज्ञानी होते हैं, नो। सिविल लाइफ के अंदर जिस तरह की चीजें होती हैं पॉलिटिकल चीजों के अंदर,
उनको आमतौर पे दूर रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उनके डोमेन की बात हो। नहीं सर, मैं तो शुक्रगुजार हूं इस सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम का कि अभी तक कम से कम उन्होंने आर्मी वालों की कुंडली नहीं खोलनी शुरू की है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी को एक सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। हम लोग चाहते हैं उस पर बात ना हो, और मैं चाहूंगा कि इस पे उनकी कम से कम कुंडली ना निकले, क्योंकि कभी उन्होंने वर्दी पहनी थी देश के लिए। लेकिन मेरी चिंता सर ये है कि आज नहीं तो कल अगर इस ढंग से आर्मी वालों का, रिटायर्ड आर्मी वालों का ही अगर राजनीति में इस्तेमाल होता रहा, तो किसी न किसी दिन जो है इनकी भी कुंडली निकाली जाने लगेगी और सोशल मीडिया पे उसकी जो है वो छिछालेदर होगी। सबके पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ बातें जरूर होंगी। अगर आप इस ढंग से एक पार्टी को या किसी एक नेता को सपोर्ट करने लगेंगे तो आपकी छिछालेदर होगी, वो देश के लिए ठीक नहीं होगा, देश की आर्मी के लिए ठीक नहीं होगा। और आप सर माने ना माने, देश की आर्मी में भी विचारधाराएं होती हैं। कहा जाता है कि हमारी आर्मी की कोई विचारधारा नहीं होती, ठीक बात है, लेकिन जो वहां पर एक इंडिविजुअल है उसकी कुछ एक विचारधारा जरूर होती है, वो चाहे किसी तरफ का हो। अगर उनका इस तरीके से इस्तेमाल होगा तो ये स्थिति चिंताजनक होती जा रही है सर। ये देखिए गणेश भाई, अपना मान सम्मान बचाना सामने वाले की भी जिम्मेदारी होती है। अकेला आप और मेरे ऊपर भरोसे छोड़ करके कि आप फौजी अधिकारी है तो आप जो मर्जी करें और मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, तो इसकी एक सहन सीमा और इसकी एक लिमिट होती है। इस देश ने फौज का बड़ा मान सम्मान किया है, आगे भी करता है। और ये कम से कम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आईटी सेल थी कांग्रेस की, वो उस लेवल तक नहीं गिरी जहां वाजपेयी गिरते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री। लेकिन फिर वही बात है कि अपना मान सम्मान बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की भी है। जो सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का व्यवहार पिछले 11.5 साल से है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारे सेवारत अधिकारियों का भी है। मुझे देखिए, आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, नंबर वन। नंबर टू, आई हैव कवर्ड डिफेंस फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स एंड आई नो what army is expected to do and what we are expected to do towards the army. फौज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग, उनको मुबारक, उनकी विचारधारा, कहीं कोई समस्या नहीं है, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सर्विस हो। आपने पिछले कुछ समय में सर्विस चीफ्स की भाषाएं सुनी है आपने? एयरफोर्स चीफ की सुनी हो कभी? कभी आर्मी चीफ की रिसेंटली सुनी हो? और उनके सबॉर्डिनेट्स की सुनी हो? क्या बताया गया कि चाइना वार फ्रंट के सामने था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और आर्मी चीफ उससे जस्ट उल्टा कह रहे हैं, हम सब तैयार थे, हमारे हाथ बिल्कुल खुले थे। एयरफोर्स चीफ कुछ कह रहा है। आपको अपनी जो प्रोफेशनल लाइन है उससे इधर या उधर जाने की कोई जरूरत है क्या? और अगर आप जाते हैं तो फिर आप तैयार रहिए कि आपने अगर सिल्वर लाइनिंग क्रॉस की, रेड लाइन क्रॉस की, तो फिर आप भी उस डोमेन में आ जाएंगे, क्योंकि सवाल सबसे पूछे जाएंगे। फौज एक पवित्र गाय जरूर है, लेकिन टू एन एक्सटेंट। जब आप मेरे विश्वास को, जब आप उस इंस्टीट्यूशन के प्रति मेरे विश्वास को कमजोर करेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं सवाल पूछूंगा। आपने 2 दिन पहले से देखा होगा किस तरीके से एक पूर्व सेना चीफ, जब सेना में थे, चीफ थे, तब अपनी आयु बढ़वाने के लिए उन्होंने किस किस तरह के प्रपंच किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह की चिट्ठियां लिखी थी, फिर वो चिट्ठी वो लीक करवाई थी मीडिया के अंदर, तब तो हम डिफेंस कवर करते थे। और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन वो भाजपा के अंदर आ गए, और वो सारी चीजें, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। ऐसे ही कारगिल के दौरान भी एक चीफ हुआ करते, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक्स, इंटेलिजेंस फेलियर सारे हुए थे, और उसके तत्काल बाद वो अपनी किताब लिख रहे थे। तो ये सारी चीजें देखिए, एथिक्स जो है ना, एथिक्स हमेशा यहां से होती है। आप प्रोफेशनल, आप लोग, आप चाहते हैं लोग आपका सम्मान करें, तो उस सम्मान के लायक भी तो रहना पड़ेगा ना आपको। अगर आप इस तरह, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपका काम थोड़ी है। सेना के अधिकारी इस बात पे आज तक बोले हैं, जो इधर तक करने वाले जितने भी हैं, कि चाइना ने हमारे साथ क्या किया। सुब्रमण्यम स्वामी रोज बोलते हैं, सेना के किसी अधिकारी ने बताया हमारी किस किस तरह की सुरक्षा चूक हो रही है, किसी सेना के अधिकारी ने बताया। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह की ब्लंडर्स हुई, किसी ने बताया? कि इनमें से पूछ रहा हूं मैं, जो क्रांतिकारी जो आज तक कर रहे हैं। और सेना अगर इंडिपेंडेंट है, वो ड्यू टू दिस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। और राहुल गांधी अगर डेमोक्रेसी को बचाने के सवाल कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हिम, दे आर गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट हिम। टू प्रोटेक्ट whom? टू प्रोटेक्ट मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता, हु हिमसेल्फ इज अंडर एक सीवियर क्लाउड ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस। जवाब नहीं दे पा रहा वो आदमी। 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ज्ञानेश भाई, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 5 तारीख छोड़ दीजिए, 5 तारीख से पहले वाली पे चलिए। महादेवपुरा, आनंद, उसके बाद आप हरियाणा। हरियाणा तो पूरी स्टेट की बात है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 4 महीने में पॉइंट आउट करके 3.5 लाख कांग्रेस के वोट काटे गए। ठीक, 25,40,000 वोट फर्जी जोड़े गए। ये आरोप लगाए गए। हरियाणा के ज्ञानेश गुप्ता चुप रहे,
भाजपा चुप रही। क्या कह रही थी भाजपा? उसके बाद जवाब नहीं था। पहली बात तो भाजपा को इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों करना चाहिए, पहला सवाल। अगर वो डिफेंड करी तो मेरिट्स पे कर लेते। उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, ये जवाब था वोट चोरी। हरियाणा के सीओ ने 5 तारीख को बाकायदा ट्वीट किया कि हम इसका डिटेल्ड जवाब देंगे। आज कितनी तारीख है? 16 दिन में वो जवाब नहीं मिला उनसे। ज्ञानेश गुप्ता के मुंह से हरियाणा नहीं निकला। ठीक, महादेवपुरा का जवाब नहीं हुआ। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट आज तक नहीं दी गई। और इन 272 लाभार्थियों को, इनको चुनाव आयोग से सवालों पर आपत्ति है। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि करेक्टर क्या है। आप सिविल सर्विसेज में रहे हैं, आप डिप्लोमेट रहे हैं, आप फौज में रहे हैं, आप जज रहे हैं। आप केवल ये बात सोचिए कि जब जिस तरह के लोग जब जुडिशरी में होंगे तो इन्होंने क्या किया होगा, केवल सोचिए। सर मुझे, सर एक बात सर और समझाइए। राहुल गांधी का जो ये वोट चोरी का कैंपेन है, आपने कहा 3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो बिहार चुनाव के एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आप बिहार चुनाव के नतीजे देखें तो आप सरसरी तौर पे कह सकते हैं कि वो नैरेटिव वहां पिट गया। कोई नहीं मानता है वहां पे बिहार में, अगर नतीजों के नंबर्स देखें तो कोई नहीं मानता कि वोट चोरी हुई है। अभी फिलहाल कोई और चुनाव नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के बाद कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। अब इस समय ये चिट्ठी लिखने का क्या मतलब था? 2 कारण मुझे समझ में आते हैं, आप बताइएगा आपको क्या समझ में आता है। चुनाव के जो बिहार चुनाव के नतीजे वो इतने अप्रत्याशित और अविश्वसनीय हैं, शायद जो भाजपा समर्थक है वो भी ये मानता है कि इसमें मोदी जी ने ठीक काम करके ये ठीक बना लिया अपना ये मामला, या फिर राहुल गांधी की नई कोई तैयारी है जो कि देख करके इन लोग लगता है कि नहीं अभी से दबाव बनाओ, नहीं तो ये और ज्यादा इसको रायता फैलाएगा ये आदमी। ये अभी चिट्ठी लिखने का टाइमिंग, ये टाइमिंग क्यों चुनी गई है? गणेश जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये सवाल। साधुवाद इसलिए भी आपको कि पिछले 2 दिन में किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तमाम बहस बुलाए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सवाल किसी ने पूछा। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार चुनाव के सारे कारनामे ढके रह जाए तो उससे ध्यान डाइवर्ट कर दो। आपने बिहार चुनाव के बाद किसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर कोई विजय जुलूस देखा? कल शपथ ग्रहण था, इतना बता, प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। कहीं कोई उस गांधी मैदान में जोश उमंग नारे मोदी मोदी नीतीश नीतीश कुछ सुना आपने? कुछ भी सुनाओ। क्यों? क्या ये पहला था और क्या ये आखिरी था? इससे पहले ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अब बिहार में हुआ। चुनाव इतना बड़ा जीत जाते हैं आप, 90% अबाउ स्ट्राइक रेट, और उसके बाद कहीं पर भी कोई इस तरह का सेलिब्रेशन क्यों नहीं भाई? एक। दूसरा, आपने ओपनिंग में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि राहुल गांधी सिरफिरा व्यक्ति है, उसने अपने रैली की घोषणा कर दी जो वोट चोरी को लेकर के दिल्ली के अंदर। और वो टाइमिंग क्या है? उस टाइम पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा, विंटर सेशन 1 तारीख से लेकर 19 तक होना है। उसके बीच में एज एक्सपेक्टेड ये रैली रख दी गई। स्वाभाविक उसमें इंडिया अलायंस के सारे लोग आएंगे, इनकी पोल पट्टी खोलेंगे। बिहार के अंदर क्या हुआ है, कोई और करे कि ना करे, वित्त मंत्री जी के जो पतिदेव हैं अपने प्रभाकला साहब, उनके नो ट्वीट देखे आपने? स्क्रीनशॉट्स के साथ शेयर कर दिए गणेश भाई, स्क्रीनशॉट्स के साथ। माननीय वित्त, छोड़ दीजिए नहीं राहुल गांधी सर, तो देश, सर राहुल परकला गांधी जी ने, देशद्रोही है। परकला जी राहुल ने गांधी 2 दिन पहले हमारे ही चैनल पे आनंद वर्धन जी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल जीनोसाइड है, ये वोटर्स का यस यस, जीनोसाइड है, आप हत्या कर रहे हैं उन लोगों की, आप मार दे रहे हैं उनको, ऐसे जीते जी मार दे रहे हैं। उन्होंने इतना हार्श स्टेटमेंट दिया हमारे ही चैनल मैं पे। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं ना भाई। राहुल गांधी देशद्रोही है, मान लिया। प्रभाकला जी के बारे में ये 272 कुछ क्रांतिकारी मुंह खोलेंगे क्या? ये असल में क्रांति के नाम पे भ्रांतिकारी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्होंने अपना मान सम्मान जो भी था अर्जित, जो भी अपनी ड्यू टू लेंथ ऑफ देयर सर्विस और वटेवर, वो अपने कर्मों से गवाया है। मैंने, ज्ञानेश तिवारी ने कुछ नहीं कर दिया उसके अंदर। प्रभाकला साहब तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स के साथ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का जवाब मत दीजिए, ये तो ताजा है। जो बिहार में जो कुछ प्रभाकला साहब ने सवाल पूछे हैं नो ट्वीट्स के जरिए, उनका जवाब दे दीजिए। कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि राहुल गांधी गलत, दे दीजिए जवाब। अभी तक बिहार के चुनाव का उस तरह का पोस्टमार्टम ना तो राहुल गांधी ने किया है, कर रहे होंगे, उनकी टीम काम कर रही होगी। तेजस्वी ने भी नहीं किया होगा, महागठबंधन ने भी नहीं किया है। प्रभाकला जी तो कौन है? दे दीजिए जवाब। नहीं देंगे। आरके सिंह बिहार के लिए क्या क्या कह रहे हैं, 6500 करोड़ का घपला, कोई बोल रहा है कि इनमें से कोई बोला क्या? ये ब्यूरोक्रेट है रिटायर्ड, वो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, बाद में रिटायर्ड मंत्री है। ठीक, उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी तमाम सवालों पर बोलते हैं। ये 272 वहां क्यों नहीं बोल रहे, मेरा सवाल ये है। और आपने जो टाइमिंग की बात करी, केवल बिहार के रिजल्ट को बियॉन्ड ए पॉइंट ना जाए,
उस पर कोई सवाल जवाब ज्यादा ना हो तो उस पर ध्यान भटका दो, राहुल गांधी को लपेट लो। वो भाजपा का आईटी सेल का पुराना शगल है, ये कोई नई बात नहीं। पहली बात। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ जो प्रस्तावित रैली है और संसद के दौरान जो इस पे हंगामा मचने वाला है सेशन के दौरान, उन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, एक भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह का नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई। लेकिन दिक्कत यह होगी कि जो करने तो चले थे आप ज्ञानेश भाई को बदनाम करने के लिए, और निपट गए खुद। अब ये 272 के बेहतर भागते फिर रहे कि हमारी किस तरीके से जान बच जाए। तो जान बचने में फिलहाल के लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन जो इनकी जो पब्लिक परसेप्शन थी वो तो मिट्टी में मिल गई कि नहीं मिल गई। सारी जुडिशरी में क्या रह गया इनका, आदर्श कुमार गोयल का, इनका सारे पुराने कारनामे सब खुल गए, क्या निकलेगा। और वो भी क्या, डेमोक्रेटिक इशू के ऊपर जिस पे ज्ञानेश गुप्ता अपना बचाव नहीं कर पा रहे, उस पर ये 272 बचाव करने आए। वो काम तो बीजेपी कर रही है लगातार। आप सोचिए ना, हरियाणा जैसे स्टेट की इतनी बड़ी चुनावी डकैती हुई और हरियाणा का सीईओ उस पर 2 लाइन नहीं बोल पा रहा आज तक। ज्ञानेश गुप्ता को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है, आप सरेआम पकड़े गए, सरेआम, और आपके पास जवाब नहीं। और ये महाराष्ट्र वाला मसला, मैं तो फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। 1952 से 2025 तक महाराष्ट्र या बिहार से पहले आपने किस चुनाव में, किस राज्य में किसी पार्टी का 90% अबाउ स्ट्राइक रेट देखा था? मुझे जनरल नॉलेज का सवाल बता दीजिए, आप सीनियर आदमी बता दीजिए। जब 52 में अकेली कांग्रेस का राजपाट होता था 1 साल 10 साल तक, तब भी उनका 90% स्ट्राइक रेट कभी नहीं हुआ। वो इंडियन डेमोक्रेसी की तासीर नहीं है भाई, वी आर डिफरेंट पीपल। लेकिन बिहार में देख लीजिए, बिहार में आपने 202 सीटें जीती, 128 का कच्चा चिट्ठा आ गया, तो सीट कितनी बची? उतनी तो बची, यही तो हम कह रहे थे कि मैक्सिमम इतनी आएंगी, तो बाकी तो सारा खेला है। अब उसको बचाने के लिए 272, इनको मैं क्या कहूँ, ये तो भाजपा का आत्मघाती दस्ता कह सकता हूं कि खुद ही भाजपा का तो कुछ फायदा नहीं हुआ, ना राहुल गांधी या कुछ बिगड़ा, ये बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। शुक्र केवल इतना ही है कि उसमें जो फौजी अफसर थे उनको बख्श दिया गया है, तो मुझे लगता है उनको आगे के लिए एक सीख रहेगी कि वो इस तरह के पचड़े में ना पड़े, जो अपना काम है वो कर ले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो उनका नाम आने में बहुत, मैं बता रहा हूं आपको, हर एक चीज का एक थ्रेश होल्ड लिमिट होती है। फौज का भी जिस तरीके के कारनामे जो कुछ अधिकारियों के चल रहे हैं, रिटायर्ड हो सर्विस, टीवी पे दहाड़ना, रोना, बकवास करना, तमाम ऐसे फौजी आइटम भी घूम रहे हैं। उनको लगा, जब मोदी 2014 में आए थे ना, तो इनमें से ज्यादातर गवर्नर बने फिर रहे थे। मैं जानता हूं फौजियों को, बहुतों को, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर बने फिर रहे थे, कुछ यूपीएससी के चेयरमैन बनने वाले थे, कुछ एचपीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनने जा रहे थे। इनकी आंखें कब खुली, जब जेटली साहब के घर पे ये 1 रैंक 1 पेंशन मांगने गए और दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया वहां पे, बारिश के मौसम में, सर्दी थी, उसके बाद इनको समझ में आया। लेकिन बहुत सारे अब भी ऐसे भक्त मंडली के सदस्य हैं उसमें जो इस छद्म राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा प्रेरित है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि इस देश का हो क्या रहा है, चाहे कोई सा बॉर्डर हो, कोई सा पड़ोसी हो, किसके साथ आपके स्वार्थपूर्ण संबंध है। आज भारत तो इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा लीडर हुआ करता, आज आप कहां पे हो? केवल और केवल एक राष्ट्रीय सेठ की मित्रता बांग्लादेश को ले बैठी, नेपाल को ले बैठी, श्रीलंका को ले बैठी, और अभी पता नहीं कितनों को ले बैठी। पूरी दुनिया में, यूरोप के अंदर कहीं पे कोयले की खाल ले रहे थे, कहीं कुछ ले रहे थे। संसद के अंदर, दूसरे देशों के अंदर क्या हो रहा है? संसद के अंदर राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है कि हम फला उद्योगपति से अपना एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, फला प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं। कभी सुना था आपने? तो ये सैन्य जो फौजी भाई है, जो रिटायर्ड अधिकारी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या? ये इनके लिए भी एक वार्निंग कॉल है, क्योंकि हर चीज का एक समय सीमा होती है, हर एक चीज की एक टाइमलाइन होती है। जिस तरीके से फौज के अधिकारी, सर्विस वालों की भी बात कर रहा हूं, सर्विस चीफ्स की, जिस तरीके की पॉलिटिसाइजेशन, किसी को लगता है मैं सीडीएस ही बन जाऊंगा, किसी, अच्छा, हर एक को आजकल मिलता भी है कुछ न कुछ, हर एक को कुछ न कुछ मिलता है। तो उस सूरत के अंदर उनकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो कहीं ना कहीं बैक सीट पर चली जाती है। जो उनका कमिटमेंट टू द नेशन है, जो डेमोक्रेसी के प्रति जो उनकी शपथ है, वो कहीं पिछले बैक बर्नर पर चली जाती है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरोक्रेट्स का तो सब जानते हैं, इधर की सरकार आई तो इधर, उधर की, उनको तो अपने काम से मतलब खेल करना है, जहां भी करना है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे, सबसे बुरी बात जो लगी, वो नंबर 1 पे फौज की लगी। और जुडिशरी का हाल भी आजकल आपको पता है, आप बेंच बता दीजिए, मैं फैसला बता दूंगा। आज ये देश इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया गया है, और लेस साइड इज बेटर। इतना ही बहुत है मेरे ख्याल में कि जो ये जितने भी जो हस्ताक्षरकर्ता लाभार्थी थे,
मुझे लगता है इनको एक बहुत भयंकर जवाब मिला है। और ये केवल ये मत सोचिएगा कि कांग्रेस के आईटी सेल से, आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म उठा लीजिए पिछले 48 घंटे में, जो इनकी थूथ हुई है मुझे लगता है पूरे कैरियर में नहीं हुई होगी, और बहुत लॉजिक के साथ, बहुत रीजनिंग के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, नेवर ट्राई टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। देश पहले है, लोकतंत्र पहले है, संविधान पहले है। ये जो आपकी इंडिविजुअल लाभार्थी बनने के लिए जो कमिटमेंट्स है, इनको पीछे छोड़ दीजिए। ये क्राइसिस का दौर है और इसमें देश के साथ, संविधान के साथ खड़ा होना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आपके इन छोटे पॉलिटिकल जो भी इंटरेस्ट आपके हैं उनके लिए खड़ा होना। जी, तो सर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और बस मुझे दो बातें कहनी है कि एमिनेंट कोई नौकरी करने से या नौकरी के रिटायर हो जाने से एमिनेंट नहीं बनता है। आप सब लोग जानते हैं, आप डिटेल्स देखेंगे तो उसमें कोई कहीं पे विवेकानंद फाउंडेशन में कोई काम कर रहा है, कोई आरएसएस की किसी फ्रंटल एनजीओ में काम कर रहा है, कोई कहीं किसी थिंक टैंक में बनाया हुआ है, वो सब भाजपा इकोसिस्टम के लोग हैं। दूसरी बात, मुझे हाथ जोड़ के निवेदन करना है आर्मी वालों से कि आपने कभी देश के लिए वर्दी पहनी थी, आप इस राजनीति में मत कूदिए। कभी अगर कपड़े उतरेंगे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप लोगों के भी लोग इस टाइप के कुछ लेके आए और आपके बारे में कुछ पुरानी बातें लोग करने लगे। सबके पास कुछ न कुछ दबाव छुपा रहता है, चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे और भी बहुत सारे जनरल्स हैं जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के टीवी पे बैठते हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में या रक्षा विशेषज्ञ के रूप में बैठ जाते हैं। पता चलता है कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो ये सब काम बंद होना चाहिए देश में। हमारी राजनीति चलती रहेगी, देश का सम्मान सर्वोपरि है। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।